आपके पास कोई आया हो, उसने बोला हो कि यही शादी से पहले? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। शादी से पहले बहुत सारे केसेस आते हैं, नॉर्मल होते हैं कि भाई हमारे पास क्लाइंट आया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दी और उन्होंने शादी करनी है नहीं करनी है हमें पता भी नहीं चला कि उन्होंने किया है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मतलब डिफरेंट बनाते हैं उसको। मेरे पास एक केस आया, लड़की की उम्र 32 साल थी और लड़का चंडीगढ़ में रहता था। अच्छा। तो उसके भाई ने मुझे अप्रोच किया कहीं से नंबर लेके, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की जो है क्योंकि 32 साल की है तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं कि भाई 32 साल की क्यों हो गई लड़की। तो मैंने कहा भी पढ़ाई वगैरह ही कर रही है, कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई। अच्छा, आपको सर आप रीजन मांगते हो आपको इन्वेस्टिगेट कराना क्यों है? हाँ, वो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि उनके मन की बात जान ले कि वो क्यों कराना चाहते हैं, हमारे पास आए क्यों वो। तो वहाँ पे था रीजन कि 32 साल की लड़की हो चुकी है, शादी क्यों नहीं इसके अभी तक? उनका एक ही पॉइंट था कि 32 साल की लड़की हो गई है तो इसकी शादी क्यों नहीं हुई, ये हमने जानना है। तो मैंने कहा भी मैं तो ओवरऑल बताऊंगा भाई आपको, मेरा काम है डॉक्टर का, तो डॉक्टर जो है ओवरऑल सफाई करेगा चीज़ों की, ठीक है ना। तो आपने तो ये बता दिया, ये तो बताऊंगा, इसके साथ 4 चीज़ें और भी बताऊंगा। अब उन्होंने मेरे को एक एड्रेस दिया, लड़की का नाम दिया, जो भी डिटेल देनी थी दे दी। अब हमारी टीम लड़की के घर के आसपास पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे उसका घर ही नहीं है। पहली बात तो जो उनको बताया हुआ है, जो लड़के वालों को बताया हुआ घर ही नहीं है वहाँ पे। बताओ। ठीक है, तो उनको हमने रिपोर्ट किया वापस कि भाई यहाँ तो घर नहीं है। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास तो यही है, आप प्लीज़ करो कोशिश। तो फिर हमने दोबारा दूसरी टीम भेजी जो सर्च करती है और अच्छे तरीके से। तो उन्होंने उसका घर पता लगा लिया, सेम मोहल्ले में था, कहीं और था, थोड़ी दूर था, 3-4 किलोमीटर अलग था। तो घर पता लगाया तो घर में पता लगा कि वो लड़की रहती नहीं है यहाँ पे अब। अच्छा, कहाँ रहती है? वो अलग रहती है कहीं पे, कहाँ रहती है वो पता नहीं। मॉम डैड यहाँ रहते हैं? मॉम डैड यहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा यार लड़की नहीं रहती, अब क्या करें। ठीक है, अब कहते यार आप पता करो इसको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब जो हमारी वो स्टिंग ऑपरेशन की बात थी, तो हमने उनके फादर से बात करना, मैंने कहा डायरेक्ट फादर को अप्रोच करते हैं। उसके फादर को अप्रोच किया, कोई कवर स्टोरी बना के। क्या बनाई आपने कवर स्टोरी की, क्या बोला? वो नहीं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो कवर स्टोरी बनाई, उसके फादर को अप्रोच किया, लड़की के बारे में बात की। तो फादर ने क्या बताया, जो रिकॉर्डिंग में था हमारे पास, क्योंकि हम फ़ोन रिकॉर्ड करते उस समय जब हम इंक्वायरी करते, तो उसके फादर ने बताया कि मेरी बेटी की शादी जो है आज से 8 साल पहले हुई थी, उसके एक बच्चा भी है अभी, ठीक है, और वो अब घर से अलग रह रही है, जो बच्चा है वो हमारे साथ रह रहा है। अच्छा, ठीक है, अब देखो कितना बड़ा धोखा था ये। ठीक है, उसने घर से भाग के शादी की, जो हमें बाद में पता चला, उसने घर से भाग के शादी की लड़के के साथ, वो उस लड़के के साथ भी नहीं रही और बच्चा पैदा किया उसने, वापस आ गई और वो अब अलग रह रही थी। ठीक है, तो अब ना तो बच्चे का पता, ना घर से भाग के शादी का पता, ना ये पता कि डिवोर्स हो गया। अब अगर उधर मैरिज हो जाती तो उनके लिए बड़ी तकलीफ़ हो जाती। ठीक है ना, तो हमने सारी रिपोर्ट दी। अब लड़का क्योंकि थोड़ा सा 2-3 महीने से बातचीत कर रहा था लड़की से, तो वो थोड़ा प्यार में आ गया लड़की के। तो वो कहता नहीं जी मैं करूँगा तो इससे करूँगा, मतलब मेरे को तो ठीक लग रही है ये, कोई बात नहीं, अगर कर भी ली तो क्या हो गया, ऐसे ही होते हैं लड़के। ठीक है। हाँ। तो अब उसके भाई ने बोला कि यार ऐसे तो ठीक नहीं है, तो अब क्या करें, कोई प्रूफ दो। फिर हमने उसका जो सोशल मीडिया की अभी बात करें तो सोशल मीडिया निकाला उसका। अब वो एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करती थी। अच्छा, हमने कहा चलो इसको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। अब हमारी टीम ने उसको अप्रोच करना शुरू किया कि हम चलो एक पॉलिसी निकालते हैं। पॉलिसी के लिए उसको कॉल किया, अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। उसको अलग अलग नंबर से हमने 3-4 दिन अलग अलग टाइम पे फ़ोन किया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर हमने उसको मैसेज ड्रॉप किया कि हमें एक पॉलिसी लेनी है आपसे, हमें पता चला है कि आप इंश्योरेंस एजेंट हो और पॉलिसी निकालनी है, तो आप हमसे बात कर लो। ठीक है, उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आप किसी और को ट्राई कर लो। तो जब हम सोशल मीडिया उसकी देख रहे थे तो हमें पता चला कि इसको इंसेंटिव में सिंगापुर का ट्रिप भी मिला हुआ है। तो इंसेंटिव उसी को मिलता है जो बहुत काम करता है। तो हमने कहा यार ये तो फ़ोन भी नहीं उठाती, तो ये काम क्या करती है, तो ये तो बड़ा गड़बड़ वाला मामला है। तो फिर हमने क्या किया कि उसके सोशल मीडिया से उसकी जो पुरानी कंपनीज थी वो निकाली, उनसे फिर हमने बात की। अब उसमें एक बंदा हमें मिल गया, कहता जी मैं पैसे लूँगा, मेरे पास उसकी एक वीडियो है। वो मेरे ऑफिस में काम करती थी और हमारे पीएन के साथ उसका सेक्स करते हुए वीडियो है। और ठीक है, पीएन के साथ? हाँ। बाप रे। तो हमने कहा भाई कितने पैसे लोगे आप? तो वाईफाई वाले ही हो गया।
वाईफाई वाला हो गया, ये बड़ा कॉमन है वाईफाई वाला मामला। ठीक है, तो कुल मिला के फिर हमने क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, इनके पास है, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप देख लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट दे दी है, इतनी रिपोर्ट काफ़ी है बच्चे को समझाने के लिए। फिर उसने कहा यार आप समझाओ। फिर उसके भाई से मैंने बात की, उसको समझाया कि भाई देखो ऐसा है कि उसने ये झूठ तो हमने पकड़ लिया, उसने और क्या झूठ बोले हैं आपसे ये तो नहीं पता ना। ये तो शादी वाला झूठ बहुत छोटा झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है, बच्चा भी है। सही बात है सर, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो क्यों उसने अलग हुई, पहले क्यों शादी की उसने, तो पता नहीं है इस चीज़ का। तो आप इसमें रिस्क मत लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अभी तो हमने थोड़े से पैसे लेके 35-40 हज़ार रुपये लेके आपका काम कर दिया, लेकिन जब आप पोस्ट मैट्रिमोनियल लेके आओगे तो वो 2-4 लाख रुपए आपके खर्च होंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं है, आप दुखी और होगे। उसने आपके फिर उसको समझाना पड़ा कि भाई देखो लड़कियां ऐसे ऐसे झूठे केस कर देती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस का केस कर देगी, कल को दहेज का केस कर देगी, अननेचुरल सेक्स का केस कर देगी, फिर आप क्या करोगे। जब उसको समझाया फिर समझ गया।